हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, उससे संबंधित दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूँ। ये भाग 11 है और इसका विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, ये मैराथन क्लास 3rd है और इससे पहले भी मैं कई मैराथन क्लास अपने चैनल के माध्यम से ला चुका हूँ। जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल पर जाके अन्य मैराथन क्लास भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसमें प्रश्नों का संग्रह है। यदि आप लोग 15 प्रश्न सही करते हैं इस भाग में, तो ये मान के चलिए कि टेट की जो परीक्षा होती है उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आप लोग सरलतापूर्वक पास हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है। एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न। दोस्तों कह रहा प्रश्न 1, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए कह रहा एरिक्सन, ऑप्शन बी कह रहा जीन पियाजे, ऑप्शन सी कह रहा सिगमंड फ्रॉयड, ऑप्शन डी कह रहा स्किनर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि फ्रॉयड। फ्रॉयड का संबंध था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत से। दोस्तों, इनके बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं, समझ लीजिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। जैसे इनका संबंध है मनोविश्लेषणवाद से। यदि दोस्तों पूछा जाए मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है, तो उसका आंसर होगा फ्रॉयड। फ्रॉयड जो थे उन्होंने मनुष्य के मन को 3 भागों में बांटा, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इससे पहले यूपी टेट प्राइमरी 2019 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऑप्शन बी कह रहा बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ऑप्शन सी कह रहा तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए और ऑप्शन डी कह रहा बच्चे को दंड देना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए, और वो भी दोस्तों सकारात्मक रूप से उसको परामर्श देना चाहिए, ना कि नकारात्मक रूप से। बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न घुमा फिरा के एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों, प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इससे पहले यूपी टेट प्राइमरी 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि विद्यालय का असहयोग। अधिगम क्या होता है दोस्तों, इसे भी समझ लेते हैं। अधिगम यानी कि सीखना। यानी कि दोस्तों जैसे आप लोग गिलफोर्ड थे, उनकी परिभाषा थी, उनका कथन था अधिगम पर। उन्होंने कहा कि व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं अधिगम को, यानी कि व्यवहार के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम है। तो प्रश्न 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि विद्यालय का असहयोग। चलिए दोस्तों, प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न कह रहा है वर्तमान में मनोविज्ञान है। दोस्तों ये बात कर रहा है वर्तमान की। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें हैं ये भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे प्राचीन युग में अगर पूछता तो प्राचीन के जो विचारक थे, प्राचीन काल यानी प्राचीन युग के जो विचारक थे, जैसे प्लेटो हो गए, अरस्तु थे, तो उन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान को आत्मा कहा था, आत्मा का विज्ञान। ये भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आत्मा का अध्ययन। लेकिन ये बात कर रहा है वर्तमान की। तो वर्तमान में जो विचारक थे जैसे स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, वुडवर्थ हो गए, वाटसन हो गए, तो इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान। यानी कि प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मनोविज्ञान जो है वो है व्यवहार का विज्ञान। चलिए दोस्तों, प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 5 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो लड़कों में दोस्तों पाई जाती ग्रंथ है
ओडिपस ग्रंथि। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ओडिपस ग्रंथि। लड़कों में पाई जाती है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जब लड़कों की बात होगी तो ओडिपस ग्रंथि, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न 6 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 6 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। इससे पहले यूपी टेट अपर प्राइमरी 2013 में भी पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि गैने निम्न में से किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अधिगम का श्रेणी क्रम। एक चीज़ और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, गैने की पुस्तक का नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग। कभी कभी दोस्तों ये भी एग्जामों में पूछा जाता है। तो प्रश्न 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अधिगम का श्रेणी क्रम। चलिए दोस्तों प्रश्न 7 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 7 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोस्तों कथन दिया गया है, आपको पहचानना है ये कथन किसका है। कथन कह रहा है दोस्तों कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। तो यह मत किसका है। ऑप्शन ए कह रहा है कोल एवं ब्रूस, ऑप्शन बी कह रहा हॉल, ऑप्शन सी कह रहा बैलेंटाइन, ऑप्शन डी कह रहा रॉस। तो दोस्तों रॉस का जो कथन था आप लोग ये भी समझ लीजिए। रॉस ने जो किशोरावस्था पर इनकी कथन था, इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। तो रॉस का तो ये कथन हुआ नहीं, तो यह कथन है कोल एवं ब्रूस का, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों प्रश्न 8 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 8 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यह प्रश्न दोस्तों कह रहा कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए ये सिद्धांत किसका था। ये सिद्धांत था पावलोव का, और पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कुत्ता पर। चलिए दोस्तों प्रश्न 9 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 9 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि समस्या समाधान का प्रथम चरण है, यानी कि समस्या समाधान का प्रथम चरण कौन होता है। और इससे पहले ये यूपी टेट प्राइमरी 2019 में भी आ चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि समस्या की पहचान। तो प्रश्न 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि समस्या की पहचान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 10 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे पहले ये प्रश्न यूपी टेट प्राइमरी 2018 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है पावलोव, ऑप्शन बी कह रहा बीने, ऑप्शन सी कह रहा चॉम्स्की, और ऑप्शन डी कह रहा मास्लो। तो भाषा विकास जब भी बात आएगी दोस्तों तो इसका संबंध है चॉम्स्की से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। और दोस्तों एक चीज़ ये भी आप लोग याद रखिएगा, जितने भी नाम हैं दोस्तों इसमें सभी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे जितने भी नाम हैं इनसे भी प्रश्न टेट के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चॉम्स्की। चलिए दोस्तों प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। और ये प्रश्न दोस्तों कह रहा करके सीखना किस विधि में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए कह रहा मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी कह रहा किंडरगार्टन, ऑप्शन सी कह रहा प्रोजेक्ट विधि, या ऑप्शन डी कह रहा इनमें से सभी। तो करके सीखना विधि का प्रयोग जो होता है सभी में होता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों प्रश्न 12 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 12 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि इनमें से कौन सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। बहुत ही दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बुद्धि से भी प्रश्न जो है टेट के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जलोटा बुद्धि परीक्षण। जबकि दोस्तों बीने साइमन परीक्षण और भाटिया बुद्धि परीक्षण जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये सामूहिक नहीं थे, बल्कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत
आते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 13 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 13 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और इससे पहले यूपी टेट प्राइमरी 2013 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए कह रहा अनुकरण, ऑप्शन बी कह रहा प्रशंसा एवं निंदा, ऑप्शन सी कह रहा प्रतियोगिता, और ऑप्शन डी कह रहा ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, यानी कि प्रश्न 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों प्रश्न 14 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 14 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट अपर प्राइमरी 2014 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी थी रॉस ने, यानी कि प्रश्न 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों प्रश्न 15 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 15 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही दोस्तों अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शेल्डन ने। बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये प्रश्न, कई बार दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न 15 यानी कि शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था शेल्डन ने। चलिए दोस्तों प्रश्न 16 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 16 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि इनमें से कौन सा व्यक्तित्व मापन की विधि है? ऑप्शन ए कह रहा आत्मनिष्ठ विधि, ऑप्शन बी कह रहा वस्तुनिष्ठ विधि, ऑप्शन सी कह रहा प्रक्षेपी विधि, और ऑप्शन डी कह रहा इनमें से सभी। तो प्रश्न 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। चलिए दोस्तों प्रश्न 17 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 17 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इससे पहले यूपी टेट प्राइमरी 2019 में भी आ चुका। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए यानी कि क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए, और ऑप्शन डी कह रहा हतोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों स्वाभाविक है, यदि कक्षा में छात्र प्रश्न पूछ रहा है तो उसे प्रेरित करना चाहिए, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों प्रश्न 18 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 18 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले यूपी टेट अपर प्राइमरी 2016 में भी आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि निम्नलिखित मापन के स्तरों में मतलब सबसे अच्छा मापन किसे माना जाता? मापन के स्तरों में सबसे अच्छा मापन कौन होता है, यानी कि सबसे अच्छा कौन माना जाता है? तो प्रश्न 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों प्रश्न 19 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 19 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया, यानी किसके द्वारा किया गया? तो प्रश्न 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यूंग के द्वारा ये किया गया था, और इससे पहले ये यूपी टेट प्राइमरी 2016 में भी आ चुका है। चलिए दोस्तों इस भाग का लास्ट प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न 20। दोस्तों प्रश्न 20 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये कह रहा है कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो प्रश्न 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रो एवं क्रो का है। दोस्तों इस मैराथन में आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या सी टेट हो, उसकी तैयारी कराता हूँ।
यही दोस्तों इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।